में हम लोग को पढ़ना है फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इससे पहले हम लोग इकोसिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ जाने हैं, करेक्ट। तो इसमें भी बहुत सारा चीज़ जानेंगे, स्पेशली इसमें एनर्जी फ्लो के बारे में जानेंगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में जानेंगे और इकोलॉजिकल सक्सेशन या फिर वही प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। तो पहला है तुम्हारा एनर्जी फ्लो। तो जानते हो कि एनर्जी क्या है, बेसिक फोर्स से रिस्पॉन्सिबल हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं एनर्जी कहाँ से आता है, तो एनर्जी सन से आता है। जब फ्लो ऑफ एनर्जी है प्रोड्यूसर से लेकर टॉप कंज्यूमर तक, यही क्या कहलाएगा, एनर्जी फ्लो कहलाया जाएगा। और क्या यूनिडायरेक्शनल है, तभी तो पिरामिड जो बनता है एनर्जी का, कैसा पिरामिड बनता है, वो नीचे से ऊपर जाने वाला बनता है, ऊपर से नीचे नहीं बन सकता। उसको क्या बोलते हैं, अपराइट बोलते हैं कि इन्वर्टेड बोलते हैं, अपराइट बोलते हैं। इसलिए जो पिरामिड में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा अपराइट होता है। बाकी नंबर क्या हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, बायोमास भी उसी तरह हो सकता है, करेक्ट, मास पीरियड, हाँ ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। देखो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन, देखो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन क्या है, दोनों ही बन सकता है, अपोजिट नंबर से या फिर आपका मास से, मगर आपका जो एनर्जी फ्लो है वो हमेशा क्या होगा, अपराइट ही होगा, यानी कि ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, नीचे से ऊपर ही जाएगा। अब देखिए जो ट्रॉपिक लेवल्स है, तो पहले ही बातचीत हो चुका है फर्स्ट चैप्टर में ही कि ऑटोट्रॉप जो है ग्रीन प्लांट्स है, जो क्या करता है, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, करेक्ट। हाँ, इनऑर्गेनिक को क्या करता है, ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, फाइन। उसके बाद क्या है, हेटरोट्रॉप्स है, हर्बीवोरस यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर है। हेटरोट्रॉप्स है जो कि तुम्हारा क्या है, फिर से सेकेंडरी कंज्यूमर है, उसका टर्सरी कंज्यूमर है और क्वाटरनरी कंज्यूमर है, ठीक है, जिसको हेटरोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। सभी हेटरोट्रॉप्स 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 है। और उसको अलग कैसे किए, कोई प्राइमरी कंज्यूमर है, कोई सेकेंडरी है, कोई टर्सरी है, कोई क्वाटरनरी है, बता चुके हैं सभी चीज़, ठीक है। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, देखो ट्रॉप का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि नरिशमेंट नीचे से कैसे ऊपर हो रहा है, फिर ऊपर से ऊपर कैसे हो रहा है, उस तरह का बात है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एनर्जी फ्लो होते हैं ट्रॉपिक लेवल से, प्रोड्यूसर से लेके तुम्हारा ट्रॉपिक लेवल तक जाता है, करेक्ट। ये एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, लोअर लेवल प्रोड्यूसर से लेके हायर हो रहा है, तो उसी में तुम्हारा हर्बीवोरस कार्निवोरस सभी चीज़ आ जाएंगे। इट नेवर फ्लो इन द रिवर्स डायरेक्शन, करेक्ट बात है ना। इसलिए तो बोल रहे हैं कि पिरामिड जो बनेगा अपराइट बनेगा, इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, इसी का चर्चा हो रहा है यहाँ पे। तो देखो देयर इज अ लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म, लॉस होगा, जाहिर सी बात है। देखिए यदि 100,000 यूनिट सन सम एनर्जी लिए हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपना खाना बना के जो प्रोड्यूस करेगा वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगा, वो फिर आपका कंज्यूमर खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, वो फिर कम करेगा, आस्ते करते करते ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ऊपर का उससे ऊपर लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एनर्जी ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उसके ऊपर डिपेंडेंट जो फैक्टर हो गए वो ख़त्म हो जाएंगे। अब देखो यही बात कहा गया है यहाँ पे, देयर इज लॉस ऑफ सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अनयूजुअल हीट एट ईच ट्रॉपिक लेवल, सो डैट एनर्जी लेवल डिक्रीजेस फ्रॉम द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल अपवर्ड। समझ गए, यही सब बता दिए हैं। अब देखो एज अ रिजल्ट क्या होता है, इसलिए देखते हो कि यूजुअली 4 या 5 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, यही कारण है, इससे ज़्यादा नहीं जा पाता, क्योंकि एनर्जी का फ्लो ही नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड सेल्डम मोर देन 6 एज बियॉन्ड दैट वेरी लिटिल एनर्जी इज लेफ्ट टू द सपोर्ट एनी ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि है ही नहीं एनर्जी सपोर्ट करने के लिए। ट्रॉपिक लेवल्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन ऑर्गेनिज्म इन अ वे फ्रॉम द सोर्स ऑफ फूड और एनर्जी दैट इज द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से ऊपर जितना जाएगा उस हिसाब से लेवल बढ़ेगा, ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, फाइन। जो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन है, इसमें 3 कॉन्सेप्ट का बात है जी, फूड चेन का बात है, फूड वेब का बात है और इकोलॉजिकल पिरामिड का बात है। तो यहीं पे इकोलॉजिकल पिरामिड बार बार हम बोल रहे हैं इसी के बारे में। फूड चेन सभी लोग जान रहे हो, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है। इसमें क्या कि यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। अब फूड वेब क्या कि मल्टी एस्पेक्ट है, नेटवर्क बना है, बिल्कुल। देखो फूड चेन क्या होता है कि इस ऑर्गेनिज्म इन द इकोसिस्टम आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू फीडिंग मैकेनिज्म और ट्रॉपिक लेवल्स, वन ऑर्गेनिज्म बिकम फूड फॉर द अदर, है ना। जैसे रैट हो गया, रैट को खाएगा उसका बड़ा वाला प्रजाति, तो क्या हुआ, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का फूड बन जाता है उसके सर्वाइवल के लिए। और सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन अनदर या ऑन अनदर फॉर्म ऑफ फूड चेन। A food chain starts with the producer and ends with the carnivorous, quaternary consumers. अब देखिए ये जो डार्क है ये खुद ही पढ़ना है, ठीक है। इसे ये तुम्हारा हाइबरनेशन के बारे में बताया गया है, देख लेना। पोलर बियर कैसे तुम्हारा बियर
हाइबरनेशन स्टेट में चला जाता है, उसी के बारे में दिया गया है। अब देखो द सीक्वेंस ऑफ ईटन एंड बीइंग ईटन, ठीक है, प्रोड्यूसेस ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी, एंड यही तो क्या है, फूड चेन है, एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है। द प्लांट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बनाता है, दैट इज कॉल्ड योर यहाँ पे केमिकल एनर्जी, और वहाँ पे ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, तो ग्लूकोज क्या है, सी है, यानी कि वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए, इनऑर्गेनिक भी इंपॉर्टेंट है, वाटर जैसे हो गया, ग्लूकोज ही बनाते हैं खाना पीना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखो स्मॉल हार्बिवरस कंज्यूम द प्लांट मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू एनिमल मैटर, दिस क्या है, हार्बिवरस आर ईटन बाय द लार्ज कार्निवोरस, सिंपल सी जान ही रहे हो, चेन सिस्टम है। अब देखो टाइप्स ऑफ फूड चेन, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, एक हो सकता है ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, कंज्यूमर्स विच स्टार्ट द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट और प्लांट पार्ट एज देयर फूड, ठीक है। जैसे ग्रेजिंग करना होता है ना जी, ग्रेजिंग करना समझते हो, चलना, वही बोल रहा है कि जो कंज्यूमर है क्या करेगा, ये फूड चेन को कैसे स्टार्ट करेगा, प्लांट या प्लांट के पार्ट को एज अ फूड खा के, ठीक है। ऐसे क्या होगा, कंस्टिट्यूट द ग्रेजिंग फूड चेन, और इससे तुम्हारा ग्रेजिंग का फूड चेन बनेगा। क्यों, क्योंकि एनिमल्स क्या कर रहा है, प्लांट्स को ग्रेज कर रहा है, खा रहा है, जैसे गाय वगैरह को देखते हो। द फूड चेन बिगिंस फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स एट द बेस लेवल एंड द प्राइमरी कंज्यूमर इज योर हार्बिवरस। काऊ जो है वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, हार्बिवरस है। इसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है ग्रेजिंग फूड चेन का। देखो दोनों सिस्टम का दिया गया है, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का भी दिया गया है, एक एक्वेटिक का भी दिया गया है। देखिए उसमें क्या है कि प्लांट को खाएगा कैटरपिलर, कैटरपिलर को लिजार्ड खाएगा, लिजार्ड को खाएगा सांप खाएगा, जो कि टर्सरी कंज्यूमर है। अब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखिए तो फाइटोप्लैंक्टन है, इसी के बारे में बहुत बड़ा जिक्र हुआ है बार बार। उसको खाएगा, जू प्लैंक्टन खाएगा, उसको फिश खाएगा, फिश को तुम्हारा पेलिकन खाएगा, हाँ बत्तख, ठीक है, स्वाइन, हाँ ये खाएगा। तो समझ में रहे हैं, जिस तरह टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में है उसी तरह आपका एक्वेटिक में भी है। बत्तख को कौन खाएगा सर? बत्तख को कौन खाएगा, तुम खाएगा और कौन खाएगा, उसके बाद खत्म हो जाता है, हो गया। हाँ देखो फॉर एग्जाम्पल, देखो यही बोला गया, यही चीज़ बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं नहीं बताऊँगा, ये सब चीज़ लिखा गया है। डिट्रेस फूड चेन एक हो गया, ग्रेजिंग फूड चेन। और डिट्रेस मतलब क्या होगा, जाहिर सी बात है डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बात होगा यहाँ पे रमानंद जी, ठीक है एकदम। देखिए वहाँ पे क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेट ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज कंज्यूम बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद देखिए कि टू डिट्रेस फीडिंग ऑर्गेनिज्म कॉल डेटिवरस और डिकम्पोजर्स एंड टू अदर प्रीडेटर्स, दूसरे प्रीडेटर के पास भी जाएगा वो, ठीक है। जैसे लीटर है, लीटर से अर्थवर्म, अर्थवर्म से चिकन, चिकन पर हॉक, ये क्या है, डिट्रेस फूड चेन है, यानी कि मरा हुआ चीज़ को खा रहा है, फिर उसके बाद पास ऑन किया जा रहा है। समझ गए बात को, यहाँ पे समझिए एक बार और कि क्या है, डिकेइंग जो एनिमल्स और प्लांट्स है उसको कंज्यूम किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसके बाद क्या किया, एंड देन टू डिट्रेस फीडिंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद जो दूसरे वाले फीडिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे डिट्रेवर्स, यहीं पे तुम्हारा आ जाएगा नेमाटोड्स, ठीक है ना, ऑर्थोपोडा, यही सब चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। देखिए द डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस टू फूड चेन, कौन सा, ग्रेजिंग और ये वाला, इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फर्स्ट लेवल कंज्यूमर्स, ठीक है। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वही डिस्टिंक्शन है, दोनों का अलग अलग है। इन द ग्रेजिंग, कैसे एग्जांपल देखो, इन द ग्रेजिंग फूड चेन द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज लिविंग प्लांट था, लिविंग प्लांट बायोमास था, मगर डिट्रेस फूड चेन में क्या है कि सोर्स ऑफ एनर्जी इज डेट ऑर्गेनिक मैटर। समझ के बात को, द टू फूड क्या है, टू फूड चेन आर लिंक्ड है। द इनिशियल एनर्जी फॉर द डिट्रेस फूड चेन इज द वेस्ट मटेरियल्स, क्यों, क्योंकि डेट है, वेस्ट मटेरियल्स है, एंड डेट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द ग्रेजिंग फूड चेन। तो क्या हो रहा है, ये तुम्हारा इंटरलिंक क्या है, क्योंकि डेट ऑर्गेनिक मैटर से भी वो चीज़ डेट वाला खाएगा तुम्हारा डिट्रेस वाला, यानी कि ग्रेजिंग में वहाँ पे भी तो बहुत सारा डेट है ग्रेजिंग फूड चेन में, उस पर भी डिपेंडेंट है कौन सा, डिट्रेस फूड चेन, इसलिए बोला कि लिंक है, इसलिए वो लिंक्ड है दोनों। कौन सा लिंक है, ग्रेजिंग फूड चेन और आपका डिट्रेस फूड चेन। अब फूड वेब क्या है, इसी का मल्टीपल एस्पेक्ट है, नेटवर्क है इसी का। देखो फूड चेन रिप्रेजेंट करता है ओनली वन पार्ट ऑफ द फूड और एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम एंड इम्प्लाइज अ सिंपल आइसोलेटेड रिलेशंस विच सेल्डम अकर्स इन द इकोसिस्टम। इसमें क्या हो सकता है, सेवरल इंटररिलेटेड फूड चेन हो सकते हैं, करेक्ट बात है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल को थोड़ा ज़्यादा समझोगे। देखो
ग्रास ऊपर को लिजार्ड भी खा रहा है, साथ साथ तुम्हारा हॉक भी खा रहा है, ठीक है। फिर ग्रास को माउस भी खा रहा है और ग्रास ऊपर भी खा रहा है, ठीक है। माउस को फिर तुम्हारा स्नेक भी खा रहा है और माउस को तुम्हारा हॉक भी खा रहा है, समझ गए। रैबिट को तुम्हारा फिर हॉक भी खा रहा है। ये क्या है? ये सभी चीज़ क्या है? मल्टी चेन है, नेटवर्क है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फूड वेब बोला जाता है, समझ गए। एक सिस्टम पे बहुत सारा सिस्टम डिपेंडेंट है। इफ़ एनी ऑफ द इंटरमीडिएट फूड चेन, यदि किसी का बीच में वहाँ पे हम रिमूव कर दिए किसी को भी, तो हो सकता है पूरी तरह से रिपरकशन पड़ जाए, इसका पूरा इम्पैक्ट हो जाएगा, तो सांपों का है ना। तो द फूड वे प्रोवाइड्स मोर देन वन अल्टरनेटिव फॉर फूड टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या अल्टरनेटिव देता है? आपको ये नहीं मिला तो आप ये भी खा सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। मगर एक ऑर्गेनिज्म को वहाँ से हटा दीजिएगा तो अल्टरनेटिव कहाँ से मिलेगा? जब अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ पे, फिर नीच कैसे बनेगा वहाँ पे? नीच कैसे बनेगा? नीच बनने के लिए लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कल बताए थे। तो क्या हुआ कि ये क्या अल्टरनेटिव खत्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका, इस देयरफॉर इंक्रीज देयर चांस ऑफ सर्वाइवल, यानी कि जितना ही फूड वेब बढ़ेगा उतना ही सर्वाइवल का रेशियो बढ़ेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ग्रासेस में सब फूड फॉर रैबिट, वही बात है, ये नहीं करेंगे, सेम चीज़ बता चुके हैं। तो सर हॉक उसमें दिखाए थे डिड्रस वाले में चिकन को खा लेता है, पक्षी प्रजाति को नहीं खा सकता सर। हाँ हॉक खाता है, क्यों नहीं खाता यार? नहीं खाएगा जैसे अब तुमको इक्वेटिक क्या इक्वेटिक का बनाए नहीं थे, बताए नहीं थे ब्लू वेल वाला, क्यों नहीं खाएगा? अरे बाबा पता है इस वर्ल्ड में आदमी आदमी को भी खाया है जब क्राइसिस हुआ है फूड का। वर्ल्ड में जब फूड क्राइसिस हो ना तो आदमी आदमी को भी मार के खा सकता है, ठीक है ना। देखो 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 यहाँ पे है, ये समझ गए। अब देखो हम लोग बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इसमें हम ग्राफ के द्वारा बता देते, देखो इसमें कितना हो सकता है? पिरामिड ऑफ नंबर्स हो सकता है, बायोमास हो सकता है, या फिर एनर्जी हो सकता है, या फिर प्रोडक्टिविटी हो सकता है, करेक्ट। अब देखो बायोमास मतलब क्या होता है? ड्राई वेट, यानी कि उसका क्या किए, पानी उसका निचोड़ के अलग कर दिए, ठीक है, सूखा कर दिए, उसका सूखा वजन, वेरी गुड। तो नंबर देखिए, नंबर कैसे हो सकता है आपका? अपराइट कैसे हो सकता है? देखिए यहाँ पे देखिए, ये इक्वेटिक भी पॉसिबल है और आपका टेरेस्ट्रियल पॉसिबल है। तो आप देखिए यहाँ पे टेरेस्ट्रियल बताया कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का नंबर बहुत ज़्यादा है, उसके बाद हार्बीवरस है, प्राइमरी कार्निवरस है, सेकेंडरी है और टर्सरी है और क्वाटरनरी भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या बताया, चुप रहो, इसमें क्या बताया गया है कि अपराइव्ड है, यानी कि क्या नंबर जनसंख्या घट रहा है ऊपर, इसलिए उसको अपराइव्ड बोलते हैं। इसका इन्वर्टेड भी कर सकते हैं इकोसिस्टम में। देखो यहाँ पे क्या है कि नीचे क्या है तुम्हारा, देखो क्या है तुम्हारा अपराइव्ड पिरामिड इन नंबर्स। एक ग्रास में है, एक पॉन्ड में है, पॉन्ड में भी तुम्हारा अपराइव्ड दिया है, देखो पॉन्ड का दिया गया। पॉन्ड में क्या है, नीचे तुम्हारा ग्रासेस वगैरह है, पॉन्ड में भी होता है, फाइटोप्लैंक्टन बात किए थे, एल्गी, उसके ऊपर फिश डिपेंडेंट है, अभी जस्ट बात किए थे, उसके ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है, और तुम्हारा पेलिकन, ये पेलिकन था ना, बत्तख जिसको बोल रहे थे, पेलिकन डिपेंडेंट। यानी कि इक्वेटिक सिस्टम में भी इन्वर्टेड आपका अपराइट हो सकता है नंबर के टर्म्स में। अब हम लोग देखते हैं दूसरे लेवल पे, देखते हैं, बात करते हैं। तो ये इन्वर्टेड, मगर देखिए इन्वर्टेड है आपका किसमें? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। समझ में आ रहा है रमानंद जी? देख रहे हैं ग्राफ को, ये इसको देखते रहिए। जैसे एग्जांपल क्या है कि एक ट्री हो सकता है, ठीक है, एक ट्री के ऊपर बहुत सारे डिपेंडेंट हो सकता है हार्बीवरस वहाँ रहने के लिए, उसके ऊपर और भी पैरासाइट्स हो सकता है, और भी हाइपर पैरासाइट्स हो सकता है डिपेंडेंट। तो क्या हुआ? इन्वर्टेड हो गया, यानी कि नीचे जो नंबर है बहुत कम है, उसके ऊपर ज़्यादा है, उससे ऊपर और ज़्यादा है, उसके ऊपर और ज़्यादा है। मतलब एक ट्री भी एक इकोसिस्टम हो सकता है, हाँ। छोटा छोटा चीज, ठीक है। ये नंबर क्या है देखिए, मगर इसमें क्या है, एक बात आपको समझना होगा, ये बात समझना होगा कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपका इन्वर्टेड पॉसिबल नहीं है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, मैं एक्वेटिक में नहीं, हम बताए थे, समझ गए बात को? क्या हुआ? दिया है, हम तुमको क्या बताए थे? ये क्या है? ये आपका क्या है? नंबर्स है, नंबर्स के बेसिस पिरामिड ऑफ नंबर्स है ये। बायोमास आएगा थोड़ी देर में, हम क्या देखिए उसमें फिगर क्या क्या दिया गया है, कंटेंट देखेंगे। ठीक है। यदि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया, फिगर समझ में आ गया, तो जितना लिखा हुआ है सभी चीज़ समझ में आ जाएगा। हो सकता है, लेकिन अगर वो मास बेसिस पे देखा हाँ, जाए, मास पे है, उस पर नंबर पे नहीं है। रेमान जी कहाँ दिखाइए जरा हमको फिगर, कहाँ पे दिखा आपको? हाँ, बायोमास, मास के बेसिस पे वो नंबर के बेसिस पे नहीं है, देख लीजिए ठीक से। आप देखिए बायोमास, बायोमास के बारे में क्या बोले हम? बायोमास मतलब क्या कि ड्राई वेट है आपका, ठीक है। आप देखिए ड्राई वेट का क्या है, एग्जांपल लीजिए कि बायोमास है
ये आपका अपराइट है, यानी कि नीचे जनसंख्या ज़्यादा है। तो देखिए मास होगा तो केजी का बात आ जाएगा बाबू, वेट का। वेट का बात है। देखिए आप प्रोड्यूसर का आप क्या कर रहे हैं, वेट नाप रहे हैं, ठीक है। और लेट से आपका नीचे क्या है 1000 केजी आ गया। उसके ऊपर जो हार्बी बरस हो गए वो ऑब्वियसली ग्रास से कम हो गए, उसका वेट देखिएगा तो कम है, 100 केजी है। उसके ऊपर जो डिपेंडेंट हो गए वो 10 केजी है, उसके ऊपर 1 केजी है। ये क्या है, लाइन का आबादी कितना कम ठीक है, ऐसे कम ही है, हम लोग, हाँ, ये तो बताया है, ठीक है ना। हुबहू मत जाना वो केजी पे, ठीक है ना, नहीं तो मूर्ख कहलाओगे। यूनिट है सर, यूनिट रिप्रेजेंट। हाँ, एक यूनिट रिप्रेजेंट है। हाँ, अब देखिए इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ पॉसिबल है, यहाँ पे ये बात हुआ कि बायोमास केवल पॉसिबल कहाँ पे इन्वर्टेड वाला, ये एक्वेटिक में पॉसिबल है। कैसे देखिए आपको, देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम दिया गया है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि नीचे का यदि प्रोड्यूसर को हम पूरी तरह से अधिक करके वहाँ से हम पानी निकाल दें और तौलेंगे तो पता चलेगा कि बहुत कम वेट है उसका, इसलिए नीचे क्या होगा, कम वेट होगा। देखिए दिया गया है 4 ग्राम क्या है ये मीटर, हाँ, पर मीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद देखिए हार्बी बरस है उससे ज़्यादा है, और उसके बाद कार्निवोरस उससे ज़्यादा है। समझ गए बात को, यानी कि बायोमास में एक्वेटिक में ही केवल इन्वर्टेड पॉसिबल है, फिर इसमें टेरेस्ट्रियल पॉसिबल नहीं है वो चीज़। उसमें जो है अपराइट वाले में इक्वेटिक सर, एक क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा हाँ। जाए कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या इन्वर्टेड हो सकता है या फिर अपराइट हो सकता है? हाँ, तो अपराइट हो सकता है। अपराइट नहीं होता है, इन्वर्टेड नहीं होता कौन सा नंबर के हिसाब से कि बायोमास के हिसाब है से? सर। बायोमास के बायोमास के हिसाब केवल तुम्हारा अपराइट ही हो सकता है। हाँ, एक्वेटिक इन्वर्टेड नहीं नहीं होता। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो ग्रासेस वगैरह मिलेगा उसका तुम तौलोगे, जब वेट करोगे तुमको ज़्यादा मिलेगा वो चीज़। ग्रास लैंड देखो कितना ज़्यादा है, होगा, लेकिन है ना? एक्वेटिक में होगा। हाँ, एक्वेटिक में होगा इन्वर्टेड, टेरेस्ट्रियल में इन्वर्टेड में हाँ इन्वर्टेड में, समझे ना। हाँ। इक्वेटिक में सर दोनों हो सकता है क्या? क्या? इक्वेटिक में अगर मास बेसिस पे देखें नहीं, नहीं हो सकता है, मास बेसिस पे तुम्हारा खाली इन्वर्टेड ही होगा। हाँ, तभी तो लिखा गया वहाँ पे, ये हम बता चुके हैं क्लास में शायद, इस तरह का क्वेश्चन हो चुका है ना। हाँ, पूछा जाता है। अब देखो पिरामिड ऑफ एनर्जी देखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी देखो, देखो एनर्जी का देखो किस तरह प्रोड्यूसर क्या किया, उसके पास कितना एनर्जी है, 1000 क्या है ये किलो कैलोरी का है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइमरी के पास बस 100 पहुँचा, उसका सेकेंडरी के पास 10 पहुँचा, उसके बाद 1 पर देखे खत्म हो रहा है कि नहीं खत्म हो रहा है। ये कभी भी आपका इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, क्योंकि एनर्जी हमेशा घटता है। जैसे सुबह मेरा एनर्जी क्या था और अभी क्या है, सिंपल सी बात है, एनर्जी डिसअपिएटेड होगा। हाँ, 1/10 घटता है, जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही 1/10 घटेगा। देखिए ना आप देखिए 1/10 करिए ना, थोड़ा सा रुक जाओ, 100 को 1/10 करिए, कट जाएगा 10। ये लैंडमैन दिए थे 1/10 का रेशियो का concept। समझ गए बात को। हाँ, अब देखो यहाँ पे बात हुआ था, देखो समझ गए, ये सभी चीज़ को पढ़ लेना है, ठीक है, हम बता चुके हैं सभी चीज़ को। अब उसके हाँ, अब क्या है कि मूवमेंट ऑफ दिस पोल्यूटेंट इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेस। यहाँ पे 2 प्रोसेस होगा, जो मूवमेंट हो रहा है पोल्यूटेंट्स का, यानी कि पोल्यूटेंट्स नीचे लेवल से ऊपर लेवल जा रहे हैं, इसका 2 मूवमेंट हो सकता है। यही तो आपका बायो अक्यूमुलेशन है और यहीं पे बायो मैग्निफिकेशन है। बायो अक्यूमुलेशन क्या है कि एक में प्रवेश कर गया उसके बाद नहीं जा रहा है। बायो अक्यूमुलेट, बायो यहाँ पे क्या है, पोल्यूटेंट का मतलब होता है, बायो का मतलब यहाँ पे पर्टिकुलरली समझे, बायो अक्यूमुलेशन मतलब पोल्यूटेंट एक लेवल पे चला गया फिर ऊपर नहीं जा रहा है। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक और बढ़ रहा है उसका पोल्यूटेंट लेवल, यही बताए थे, लिखाए थे। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, बायो मैग्निफिकेशन देखो कि क्या था, प्रोड्यूसर्स क्या है, देखो 100 यूनिट है, देखो जू प्लैंकटन में बहुत ज़्यादा हो गया, स्मॉल फिश में और ज़्यादा हो गया और बढ़ते चला जा रहा है, यानी कि पोल्यूटेंट लेवल क्या बढ़ते चला जा रहा है। इसी को बोलते हैं प्रिंस बायो मैग्निफिकेशन। और बायो अक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है कि एक लेवल पे आके वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, वजह से वो स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया, समझे। तो मैं देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, देखो तुम लोगों को कन्फ्यूजन है तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखो बायो अक्यूमुलेशन ठीक से देखिएगा वहाँ पे, इट रिफर्स टू हाउ पोल्यूटेंट्स एंटर अ फूड चेन, ये बताता है कैसे फूड चेन में पोल्यूटेंट्स आते हैं, नंबर 1। अब मेन देखिए, इन बायो अक्यूमुलेशन देयर इज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ पोल्यूटेंट फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। समझ गए ना, पहला ऑर्गेनिज्म में जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, वो पहला ऑर्गेनिज्म में रह जाएगा फूड चेन का। यानी कहने का मतलब क्या है, पहला ऑर्गेनिज्म क्या है, फूड है, ग्रासेस, वहीं पे पोल्यूटेंट रह गया। और यही चीज़ यदि वहाँ से दूसरे लेवल पे चला गया, फिर वहाँ से तीसरे लेवल पे चला गया, डेट इज टर्म्ड एज बायो मैग्निफिकेशन। ये हम क्लियर कर दिए थे क्लास में भी।
अब देखो देखिए बाय मैग्निफिकेशन भी देख ही लीजिए। टेंडेंसी, दूसरा पेज पलटाइए। टेंडेंसी क्या है? ऑफ पोल्यूटेंट्स टू कंसंट्रेट एज दे मूव फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द सेकेंड या नेक्स्ट। Thus, in biomagnification, there is increase in the concentration of pollutant from one link in a food chain to another. है कि नहीं है? जितना वो उसका फूड चेन बढ़ेगा उतना ही क्या वो बढ़ेगा। यानी कि रैबिट के पास जितना पोल्यूटेंट है वो आपका स्नेक के पास भी जाएगा, हॉक के पास भी जाएगा, उतना बढ़ते चला जाएगा। और जब तुम खाओगे बायो अक्यूमुलेशन फर्स्ट लेवल पे होता है। कैसे फूड चेन में एंटर करता है, दैट इज बायो अक्यूमुलेशन। हाँ, बढ़ते चला जाएगा तो बायो बेनिफिट। हाँ देखिए, ठीक है। आप इसमें फैट्स वगैरह दिखाया गया, वो पढ़ लेना है खुद ही, ठीक है। बायोटिक, देखिए यही मैं बोल रहा था कि मैं यहाँ से बताऊँगा। देखो ये कहेगा बायोटिक इंटरेक्शन, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। बताए थे उस दिन म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे तुम्हारा मैंने खुद का एग्जांपल दिए थे। देखिए एक म्यूचुअलिज्म होता है, इसमें यानी कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है, दोनों स्पीसीज को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। कम्युनलिज्म मतलब क्या होता है कि एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, नो हार्म, कोई भी इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। एम्युनिज्म का मतलब क्या होता है? एक को घाटा हो रहा है, दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है। कंपटीशन क्या है? कंपटीशन कर रहा है, दोनों को घाटा होगा, ठीक है। प्रीडेशन, एक को फ़ायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। जैसे एक आपका टाइगर डियर को खाएगा, वो प्रीडेशन है। पैरासिटिमिज्म, इसमें क्या है कि एक को फ़ायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा, ठीक है। हाँ, पैरासाइट्स खाएगा, वेरी गुड। समझ गए बात को? एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, देख लीजिएगा एग्जाम्पल क्या है इसका। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, कुछ टोकना नहीं है बीच में, समझो। यहाँ पे म्यूचुअलिज्म क्या है कि दोनों को फायदा होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखो, पोलिनेशन का म्यूचुअलिज्म में पोलन ग्रेन्स वाला बताए थे पोलिनेशन प्रोसेस। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारा क्या है, जो तब तुम्हारा जो एंथर टू स्टिग्मा वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होता है? पोलिनेटर गेट्स फूड, जो पोलिनेटर क्या उसको फूड मिल जाएगा, पोलन मिल जाएगा, नेक्टर मिल जाएगा, और प्लांट्स का क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकेगा, दोनों को फायदा है। ये म्यूचुअलिज्म है। जैसे एग्जाम्पल आपका और मेरा म्यूचुअलिज्म है, हम हाँ सिम्बायोटिक रिलेशन, सिंपल सी बात है। सिम्बायोटिक रिलेशन का बात करना हुआ तो कोरल की तरफ मुँह कर जाइए। अलगी और कोरल किस तरह सिम्बायोटिक रिलेशन है, वो भी हो गया, समझ गए। ये हो गया म्यूचुअलिज्म। अब बात करते हैं कम्युनलिज्म का, तो क्या है? इसमें एक इसी स्पीसीज को बेनिफिट होगा और दूसरा अनएफेक्टेड होगा। जैसे काउ डंग का, ये भी बताए थे। काउ डंग क्या है? प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू द डंग बीटल्स। उसको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, काउ डंग को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो वेस्ट प्रोडक्ट है। मगर बीटल्स जो इसके ऊपर डिपेंड है न्यूट्रिएंट्स के लिए, उसको फ़ायदा हो रहा है। यही है कम्युनलिज्म। क्या है? वन स्पीसीज बेनिफिट और दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखिए कंपटीशन क्या है? दोनों हार्म हो जाएंगे। यदि मान लीजिए एक ही फूड के लिए लड़े, नीच वाला बात, एक ही फूड के लिए लड़े तो क्या हो सकता है? इज़ नॉट इनफ फॉर बोथ, दोनों के लिए इनफ नहीं होगा, और फाइट करके हो सकता है कि दोनों को नुकसान हो जाए, दोनों को फायदा नहीं होगा। फूड शॉर्टेज है, एक ही फूड के लिए लड़ाई कर रहा है, ये क्या हो गया? कंपटीशन। प्रीडेशन या पैरासिटिज्म, दोनों में क्या था कि एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। जैसे प्रीडेशन देखो, फिश क्या करेगा? वन फिश किल्स एंड ईट्स पैरासिटिज्म। यानी कि सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं इसके। यहाँ पे जो दिया गया जरूरी कि वही तुम कोट करो। इसमें जो दिया गया क्या है? प्रीडेशन में क्या हो सकता है कि वन फिश किल्स, दूसरे और क्या? पैरासिटिज्म को खाता है। जैसे मच्छर हम लोग को काट लेगा, वो भी हो गया। मच्छर तुमको काटा क्या हुआ? हम लोग को तो नुकसान है, नुकसान है। फायदा है, बॉडी वन स्पीसीज, रेस्ट में रहता है, नुकसान में आ जाता है। ठीक है, समझ गए। उसी तरह क्या है? होस्ट इज क्या है? हार्म्ड बाय द लूजिंग ब्लड। सही है, तुम्हारी बात एकदम सही है। टिक क्या है? टिक भी तुम्हारा वही चीज़ है ना। टिक क्या है? जू, जू, बिल्कुल जू का भी दिया गया है। जू गेन्स बेनिफिट बाय सकिंग ब्लड, है ना। ये मच्छर का आ जाएगा, बिल्कुल उसको फ़ायदा होगा, मगर नुकसान होगा अगले वाले का बॉडी का, क्योंकि वहाँ से खून का रिडक्शन हो गया है। अब देखो एम्युनिज्म, एम्युनिज्म क्या होता है? वन स्पीसीज इज हार्म्ड, एक स्पीसीज हार्म्ड हो गया, दूसरा क्या है? अनएफेक्टेड है। जैसे क्या है कि एक लार्ज ट्री है, वो सेड दिया, अपना छाया दिया स्मॉल प्लांट को, तो क्या हुआ? लार्ज ट्री को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, मगर स्मॉल ट्री को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? वो बढ़ नहीं पा रहा है। एग्जाम्पल पहले भी दे चुके हैं हम, जैसे कि अमेजन में होता है। इसलिए कंपटीशन के द्वारा क्या होता है? सभी बड़े बड़े ट्री होते हैं अमेजन में, यही कारण है। समझ रहे हो ना बात को? ऐसे हिलाना नहीं, मारेंगे थप्पड़। सर प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा फायदा होता है, ये एमएसएमईज वाला जो होता है। अब तुम बोले थे उल्टा बुद्धि देगा तो। उल्टा बुद्धि का देखो न्यूट्रलिज्म, स्पीसीज से बात करो ना, कहाँ है प्राइवेट प्लेयर्स को ला दिए तुम यहाँ पे। न्यूट्रलिज्म देखो, एक न्यूट्रलिज्म मतलब क्या है कि नो बेनिफिट और हार्म टू आइदर स्पीसीज, किसी को ना फायदा होगा ना ही नुकसान होगा। समझे बात को? और ये थोड़ा गुत्थी है,
ये गुत्थी इसलिए कि इसका एक्सेप्टेंस वैल्यू इतना नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है, या फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि देयर इज़ अ नो नेट बेनिफिट और हार्म टू आइदर स्पीसीज, परहैप्स इन सम स्पेसिफिक interaction the cost and the benefits experienced by each partner are exactly the same so that they sum to zero। दोनों को बेनिफिट जो होगा, दोनों को नुकसान होगा, जब जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। बोला कि न्यूट्रलिज्म इज ऑल्सो समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज अ रिलेशन बिटवीन टू स्पीसीज inhabiting the same space using the same resources but that have no effect on each other। क्या है कि स्पीसीज को क्या है, रिसोर्सेज भी सेम ले रहा है, जगह भी सेम अपना रहा है, मगर क्या कर रहा है, नो इफेक्ट ऑन ईच अदर, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। इन दिस केस वन कुड आर्ग्यू डैट दे आर नॉट इंटरेक्टिंग एट ऑल। इसका मतलब क्या कि दोनों इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा अलग है बाकी से, यानी किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, दोनों अलग सेम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, मैं इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या है, ये क्या है रामानंद जी, न्यूट्रल मतलब क्या है, एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक वर्ड दिया जाता है, क्या, स्टेटस को, स्टेटस को मेंटेन कर रहा है ये सभी। हाँ, आप देखो बायो जियो केमिकल एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दोनों टकरा नहीं रहा अपना शांति से, रिसोर्सेज, जैसे ह्यूमन बीइंग भी है, एक कम्युनिटी दूसरा कम्युनिटी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर पीस मेंटेन है, यहाँ पे भी रह रहा है, आप यहाँ पे भी रिसोर्सेज सेम यूज़ कर रहे हैं, आप हो सकता है, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है ऐसा। जैसे नीचे में देख सकते हैं आप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही बात कर सकते हैं, रिसोर्सेज सेम यूज़ कर रहा है मगर दोनों न्यूट्रल है। तो मैं ये यहाँ पे ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि जब दोनों न्यूट्रल है, इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो काहे हम बायो इंटरेक्शन कहें इसको, वही तो सवाल उठा रहा है ऑथर नितिन सिंघानिया यहाँ पे। बायो जियो केमिकल साइकिल, इसके बारे में बताए थे, अलग अलग साइकिल होता है, करेक्ट। हाँ, तो इसका साइकिल देखो, इसका साइकिल क्या दिया गया, देखो, द सर्कुलर फैशन इज नोन एज अ बायोकेमिकल साइकिल, जिसमें बायो फॉर लिविंग, जियो फॉर एटमॉस्फेयर, यानी कि लिविंग, बायो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट कर रहा है, इसका मतलब यही है, पढ़ लीजिएगा ठीक से इसको, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में क्या आ जाएगा, न्यूट्रिएंट साइकिल में न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आ जाएगा किस तरह, न्यूट्रिएंट वैल्यू है ना, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का दो खींचे थे, एक गैसीय साइकिल बताए थे और एक क्या बताए थे, सेडिमेंट्री साइकिल बताया गया है, ये सभी चीज़। देखिए गैसीय साइकिल, देखिए गैसीय साइकिल क्या है, जानते हो कि हाइड्रोजन साइकिल है, किस तरह हाइड्रोजन साइकिल अलग अलग जगह से आएगा, वेपर बनेगा, कंडेंसेशन होगा, इवापोरेशन होगा, फिर से अर्थ में चला आएगा, ठीक है, पढ़ लेना है ये सभी चीज़ को, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया रामानंद जी, देखिए यहाँ पे ट्रांसपीरेशन भी हो रहा है प्लांट के द्वारा, ठीक है, फिगर में देखिए यहाँ पे, ठीक है, इवापोरेशन हो रहा है ऊपर, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। कार्बन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल में क्या बताए थे, किस तरह कार्बन ऊपर जाता है और फिर किस तरह नीचे आता है, ये भी बात हो चुका है। रिस्पिरेशन का, हाँ, कार्बन साइकिल, सॉरी, अच्छा थोड़ा सा एलेबोरेट कर दे, ठीक है, इसको मैं आराम से बढ़ाता हूँ। देखिए इसको समझिए बात, आप यहाँ पे उसको ग्राफ देख लीजिए, ठीक है, वो कार्बन साइकिल का फिगर देख लीजिए, ठीक है। रिस्पिरेशन जब ह्यूमन बीइंग करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, या फिर प्लांट्स बोले सॉरी एनिमल्स, रिस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रहा है, फिर फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है, कार्बन सक हो रहा है नीचे की तरफ। ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर से फूड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो रहा है, किसको, ये खा रहा है, एनिमल्स खा रहा है, देख रहे हैं वहाँ पे ग्राफ। अब जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो बायोडिग्रेडेशन होगा, वो फिर कार्बन वहाँ से रिलीज होगा, फिर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, हाँ, उस मटेरियल से भी हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल से भी होगा, समझ रहे बात को। तो किस तरह फिर से वो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है रामानंद जी, समझ में आया आपको ये। तो अब मैं इसको बता देता हूँ, समझिए, मैं वर्ड पढ़ूंगा, एकदम ध्यान से देखिएगा वहाँ पे। कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट। कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कार्बन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट। कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मूव टू ग्रीन प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड देन एनिमल्स के पास जाएगा, क्यों, प्रोड्यूसर है, पहला प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरह पास होगा। बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, वही बात कर दी है। इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म साइकिल, करेक्ट, याद करो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी दिखा दिए थे, है कि नहीं है, सब बता चुके हैं।
हाँ हाँ है। डिकम्पोज होगा तो फिर सॉइल में हाँ जाएगा। जब डिकम्पोज होगा बिल्कुल सॉइल में जाएगा, फिर से वहाँ से डिकम्पोजर फिर उसको ऊपर देगा। ये सर सॉइल को प्लांट ले लेगा। अब देखिए शॉर्ट टर्म समझ गए कि शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन रहा है, और ऑर्गेनिक से कैसे जा रहा है आपका, फिर एटमॉस्फेयर में जा रहा है, रिस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन। अब देखिए सम कार्बन एंटर्स अ लॉन्ग टर्म साइकिल, यहाँ पे लॉन्ग टर्म साइकिल पे हो गया, कैसे हो गया देखो, इट अक्यूमुलेट्स एंड अनडिकम्पोज्ड, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इन द पीटी लेयर ऑफ द मार्सी सोइल। हो सकता है पीटी आपका मार्सी सोइल में जाकर मिक्स हो गया हुआ ऑर्गेनिक मैटर, कार्बन का कंटेंट्स, या फिर इनसॉल्युबल कार्बोनेट के साथ मिक्स हो गया होगा सेडिमेंट्स में, या तो एक्वेटिक सिस्टम में भी जा सकता है ये चीज़, और वो अभी नहीं आएगा, उसके लिए समय लगेगा फिर से वापस आने में, इसलिए लॉन्ग टर्म कहा जा रहा है इसको, ठीक है। इन डीप ओशन, ये ओशन में होता है कि नहीं होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बोले थे इंपॉर्टेंट सिंक है वो, इसलिए तो अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ये डिस्टर्ब हो रहा है, सिंक ही कर रहा है। सिंक कर रहा है। देखिए यही बोल रहा है कि इन डीप ओशन सच एज कार्बन, सच कार्बन कैन रिमेन बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों लाख साल रह सकता है, ठीक है अंदर। द रॉक्स में बी एक्सपोज टू, अब यदि जो रॉक्स है यदि एक्सपोज हो जाए इरोजन से, वेदरिंग से, तो क्या होगा, रिलीज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज हो जाएगा, कार्बोनेट्स हो जाएगा, बायकार्बोनेट्स हो जाएगा, उससे क्या होगा आपका, फिर से स्ट्रीम्स और रिवर्स में चले आएंगे ये, ठीक है ना, ये आ जाएगा, वो ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है ना, ऐसा तो हम भी नहीं बोलते यार, इतना स्टाइल तो हम भी नहीं दिखाते हैं जितना तुम दिखा रहा है मेरे सामने में, है ना। फॉसल फ्यूल्स सच एज कोल, ऑयल, नेचुरल गैस क्या है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से, क्यों, क्योंकि कार्बन इसके अंदर डेट बरीड बिफोर दे कुड बी डिकम्पोज्ड, क्यों, डिकम्पोज होने से पहले क्या हुआ, बरीड हो गया है नीचे, और एक समय ऐसा आएगा वहाँ से क्या हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी को फ्लो करवाएंगे व्हीकल्स में, है कि नहीं है, एंड वेर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफॉर्म्ड एंड जियोलॉजिकल प्रोसेस इनटू फॉसल फ्यूल्स, समय के साथ वो क्या बन जाएगा, फॉसल फ्यूल बन जाएगा, पेट्रोलियम बन जाएगा। व्हेन दे आर बर्न्ड हो गया, कार्बन फिर से चला गया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या था, कार्बन था। समझ में आया रामानंद जी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब तो, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल देखो, आप देखो नाइट्रोजन साइकिल देखो, इसको भी मैंने 20 बार बता दिया है, ठीक है, अब देखो 20 बार ज़्यादा बता दिया होगा। हाँ सर बताइए। देखो आप कैसे जा रहा है, देखो अजोट्रोबैक्टर, क्लस्ट्रिडियम सभी आ जाएंगे, देखो हो क्या रहा है, देखो एमोनिया NH4 नीचे से देखो, ठीक है, वो कैसे आया तुम्हारा, यही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से आया, अजोट्रोबैक्टर और क्लस्ट्रिडियम से आया, ठीक है, ठीक है, तो आया कैसे, आगे कैसे गया, वो बोलना चाह रहा हूँ, अजोट्रोबैक्टर और क्लस्ट्रिडियम से आगे गया है, कैसे नाइट्रेट्स फॉर्म्स में गया है, देखिएगा वहाँ पे, उसके बाद क्या है, ये आगे बढ़ के आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ गया, मत चलिए ऊपर से खींचते हैं, चलिए ठीक है, कन्फ्यूजन हो गया तो मैं ऊपर से खींच सकता हूँ, ठीक है, एक लूप में कहीं पे भी ले जा सकते हो, ठीक, कहीं से भी खींच सकते हो, ठीक है। देखो इससे पहले एमोनिया से पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन का देखिए, इसमें क्या है कि बैक्टीरिया वगैरह आया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन किया है, फिर NH4 हुआ है, फिर उसके बाद आगे प्रक्रिया बढ़ा है, NO3 आया है, ठीक है, और फिर जाके वो प्लांट में एसिमिलेट हो गया, और प्लांट क्या कर रहा है, उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, वो प्रोटीन में काम आ रहा है, अमीनो एसिड में काम आ रहा है, प्लांट खा पा रहा है उस चीज़ को, क्यों, क्योंकि N2 क्या है, वो इनएक्टिव स्टेट में है, ठीक है, इनर्ट स्टेट में, इसलिए डायरेक्ट नहीं उठा पाता है वहाँ से, ठीक है। अब क्या हुआ, वही डिटेरस हो गया, ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोज फिर तो आपका एमोनिया बन गया, फिर से वही लूप में चला जा रहा है, फिर डिकम्पोज होगा, फिर जाके डिकम्पोजर क्या कर देगा, उसको फिर से N2 में कन्वर्ट कर देगा, और फिर N2 ऊपर से जाके नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला काम हो या लाइटनिंग एंड थंडरिंग वाला काम हो, फिर से नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसमें और भी डिटेल में नहीं दिया गया, इनफैक्ट जितना तुमको बताएं इसमें थंडरिंग का, सर नाइट्रोजन फिक्सर जो है सर 3 स्टेज में रहता है, हाँ दोनों अलग अलग स्टेज में रहता है, तभी तो उसको वो जो चाहिए वो पूरा करने के लिए 2-3 स्टेज है अलग अलग, इनऑर्गेनिक को पूरी तरह से वो कर देता है, जो उसको चाहिए, अमीनो एसिड वाला जो चीज़ चाहिए वो होता है। कोई दिक्कत है आपको, नेचर दे दिया सर, दिक्कत है, कौन सा लास्ट बोला, कौन सा लास्ट नाम बोलिए, क्या है उसका, हाँ वो नाम बोलिए ना, कौन सा नाम बोल रहे हैं आप, हाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, उससे एमोनिया बनेगा, NH4+ हो गया एमोनिया, वो फिर दूसरे स्टेज में जाएगा, या तो फिर एमोनिया यहाँ से प्लांट्स में जा सकता है, या फिर दूसरे स्टेज में और भी बैक्टीरिया आ सकते हैं, उसको NO3 के फॉर्म में बना सकते हैं,
वो फिर से एक बैक्टीरिया एक्ट करेगा और फिर से आपको पहुंचा देगा नाइट्रोजन साइकिल में। समझ रहे, नाइट्रोजन साइकिल में पहुंचने का बहुत तरीका है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ो, एक नया चीज़ यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, गधा। ठीक है ना, वो पूछे क्वेश्चन तो गधा नया चीज़ सीखने को मिल रहा है तुमको। समझ रहे हो कैसे एटमॉस्फेयर में जा रहा है, दो ब्रांच अलग बन रहा है। हाँ ठीक है, वो N2 के फॉर्म में रहेगा जो यहाँ का नाइट्रोजन होगा। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ देखो वहाँ पे देखो ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, यहाँ पे देखो ठीक से, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते हो तो। हाँ 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 आए वहीं बता दे क्या। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज भी तो बनाता है, फर्टिलाइजर में भी तो नाइट्रेट देखिए रहता है। क्या कहाँ रुक जाओ रुक जाओ। बैक्टीरिया आता है कि नहीं आता है? स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देखिए बात समझिए। हाँ ये बिल्कुल सोइल में भी रहेगा नाइट्रोजन बैक्टीरिया इन सोइल, यहाँ पे रहेगा ये बिल्कुल। ये देखिए नाइट्रोजन क्या हुआ, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, ये पहुंचा, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, यहाँ पे अजोटोबैक्टर और क्लस्ट्रिडियम आया। ये तीनों लाइन पर ठीक है ना, देखो यहाँ पे आया, इसके बाद क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट मॉड्यूल्स, यहाँ पे फिर से फिक्सेशन हो रहा है, ये आगे पास ऑन किया, फिर सोइल में भी फिक्सेशन हो रहा है, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, फिर अमोनियम होगा, सोइल के अंदर ही हो रहा है। यहाँ से दो स्टेज आ सकता है, या तो फिर आपका प्लांट्स उठा सकता है इसी चीज़ को फिर से, प्लांट को खा लेगा या तो भी फिर चला जाएगा। ट्रांसफर होते 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 फिर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगा। हाँ सोइल में रहता है। देखिए जो चाहिए ना, हाँ जैसे जो चाहिए वो सोइल में ही प्रेजेंट रहता है, मगर सोइल तक पहुंचने में बीच का बहुत प्रोसेस होता है। जैसे कि ऊपर जो है, ऊपर जो हाँ हाँ नोड्यूल्स वाला, हाँ हाँ सोइल में रहता है, बिल्कुल रहेगा। देखिए कैसे करेगा, जो चीज़ चाहिए वो वही प्रोवाइड करेगा। देखिए जो पहला इंटरेक्शन चॉप जो पहला इंटरेक्शन होगा नाइट्रोजन को, ठीक है, वो आपका NH3 नाइट्रेट फॉर्म में आएगा। उस समय भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, उसको बोलते हैं अजोटोबैक्टर एंड क्लस्ट्रिडियम, जो कि पहले वाला आपका यहाँ से जो कन्वर्ट होकर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे अजोटोबैक्टर और क्लस्ट्रिडियम का आएगा। उसके बाद ये प्रोसेस है कि सोइल में गया तो वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आया, फिर आगे खींच के सोइल क्या कर सकता है, फिर से आपको प्लांट्स को ही दे सकता है, या फिर अलग से लाइन खींच के फिर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। हाँ हाँ ये फिर दूसरे फॉर्म में चला जाएगा फिर से एटमॉस्फेयर में। हाँ समझ गए बात। हाँ बिल्कुल गैसियस फॉर्म में ही रहेगा वहाँ पे। अभी भी डाउट है किसी को? समझ गए? जो नाइट्रेट्स ये दो तरीके से जा सकता है, यानी कि देखिए डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये समझिए क्या है, एक नाइट्रीफाइंग है। नाइट्रीफाइंग मतलब क्या, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके वो बना रहा है। डी नाइट्रीफाइंग है यानी कि फिर से नाइट्रेट फॉर्म को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, ये समझिए वहाँ पे वो बैक्टीरिया ही है। और वहाँ से ब्रांच छूट जाता है, वहाँ से ब्रांच चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला ब्रांच कैसे चेंज हो जा रहा है, देखो क्योंकि यहाँ पे डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया लग रहा है। हाँ यहाँ से देखो डायरेक्ट ये प्लांट भी जा सकता है या फिर तुम्हारा एटमॉस्फेयर में जा सकता है। समझ में आ रहा है ना? हो गया ये समझ में आ गया चीज़? ओके देख लीजिएगा आप, सभी चीज़ को देख लेना है। अब इसके बाद करेंगे बाद में फास्फोरस। फास्फोरस का बात आएगा तो कहाँ पे जिक्र आना चाहिए? सेडिमेंट्री साइकिल है, यानी कि आपका ये कहाँ पे होगा? हाँ क्रस्ट में होगा। वेरी गुड। देखो कैसे होता है, यहाँ पे भी देख लो, कहीं से भी खींच लो। देखो अब इसके लिए तुम पहले सबसे पहले फॉस्फेट इन रॉक देखते हैं, ठीक है? रामानंद जी देख लीजिए फास्फोरस साइकिल, अभी बाद में देखिएगा दूसरी जगह पे। यहाँ पे देखिए जो आपका फॉस्फेट रॉक में है, ठीक है, ये क्या हो सकता है, सोइल में भी है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या गया, उधर उस तरफ मूव कर गया, यानी कि पानी की तरफ मूव कर गया। बोले थे कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में बात किया गया है यहाँ पे, यही है, ठीक है। तो ये इस तरफ आ गया, तुम्हारा सोल्यूशन में है, ठीक है, और यही तुम्हारा सॉलिड फॉस्फेट फॉर्म में है। यहाँ पे रॉक में देख रहे हो नीचे वाला हो गया। अब देखो यहाँ से कैसे खींचा जाएगा। देखो इसको जो फॉस्फेट जो बन रहा है सोइल ऑर्गेनिक में कैसे बन रहा है,
तो एनिमल्स का, प्लांट्स का डिटरस हो गया, उसके बाद सॉइल में मिक्स हो गया, यही डिकम्पोज होकर फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये भी ऊपर भी देख सकते हो, रैबिट के पास में एक दिया गया है वहाँ पे फॉस्फेट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और इस तरह नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा और रॉक से फिर ऊपर जाएगा, अपलिफ्टमेंट ऑफ रॉक, यानी कि वो फॉस्फेट वाला रॉक ऊपर जाएगा, बोले थे वेदरिंग और इरोजन के थ्रू ऊपर जाएगा, तो फिर क्या है, वेदरिंग ऑफ रॉक है। अब रॉक आके फिर से तुम्हारा सेडिमेंट में ही हो रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर में प्रोसेस नहीं हो रहा है, इस सेडिमेंट्स के अंदर सेडिमेंट में ही रह जा रहा है ये साइकिल। अब समझ में नहीं आया तो पूछो, अब हमसे पूछो। देखिए रमानंद जी, क्या हो रहा है, रॉक में डिपॉजिट हो रहा है नीचे, फिर वेदरिंग हो रहा है, अपलिफ्ट हो रहा है, रोड ऊपर चला जा रहा है, हो सकता है वेदरिंग हो जाए। वेदरिंग मतलब रॉक क्या टूट गया, रूट टूट गया, इसका मतलब क्या, फॉस्फेट का मटेरियल आ गया, वही फॉस्फेट फिर नीचे चला आ गया जहाँ से स्टार्ट हुआ था वो, समझे। अब फिर फॉस्फेट कैसे डिपॉजिट कैसे हुआ, तो डिपॉजिट आपका कैसे हुआ है, प्लांट्स और एनिमल्स डिटर्बेंस हो गए, उसके बाद आपके सॉइल में मिक्स हो गए, डिकम्पोज हुए, फिर आपके सॉइल में इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिल गए वो। चलो इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, आया सोल में चला गया, रॉक में चला गया, फिर रॉक से इरोजन हो जाएगा, फिर जाएगा, ये साइकिल, बिल्कुल ये साइकिल है, साइकिल में चलने वाला। सल्फर साइकिल देखिए, सल्फर साइकिल देखो, फिगर ठीक से नहीं आया मगर आप समझ सकते हैं। जानते हो कि सल्फर कैसे आता है, वॉल्केनिक इरप्शन है कि नहीं है, तो वॉल्केनिक इरप्शन देखो यहाँ पे कहीं कहीं फिगर दिया होगा, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, देखो SO2 निकला, क्योंकि ऑक्सीजन है वहाँ पे इसलिए SO2 हो गया, ठीक है। H2S भी निकला है, ऊपर जाके ऊपर मिल गया, दैट इज सल्फेट्स इन द एटमॉस्फेयर आ गया, ड्राई डिपोजिशन हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। आप फिगर देख लीजिए, फिगर इसका ठीक से नहीं दिया गया है, ठीक है ना, ये धुंधला है, वही फिगर इसका ठीक से नहीं आया। मैं ये समझ लीजिए, मोटा मोटी बात समझ लीजिए कि सल्फर क्या अलग अलग फॉर्म में है। टाइम है, आई विल कंप्लीट टुडे, ठीक है ना, कंप्लीट कर दूंगा मैं टुडे, ठीक है ना। तो क्या है कि आपका जो सल्फेट है अलग अलग फॉर्म में है, जो कि नीचे आ रहा है, देखिए SO4 फॉर्म में है, वहाँ पे देखिए फिगर में दिया गया है, ठीक से देख लीजिए, नीचे डिकम्पोज हो गया है, ठीक है, फिर नीचे से फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, अलग अलग फॉर्म में, फजल फ्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है, और यही आपका साइकिल चल रहा है। एक ड्राई डिपोजिशन ऊपर से नीचे आ रहा है, ऑर्गेनिक डिपोजिशन होगा। ऑर्गेनिक डिपोजिशन मतलब क्या है, जो प्लांट्स के पास, जो एनिमल्स के पास क्या डिपोजिशन हो गया, फिर से नीचे से ऊपर जाएगा, वो सेम है। दैट इज ऑल अबाउट योर सल्फर साइकिल। इसी को पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। हाँ ये आपका एटमॉस्फेयर फिनोमिना भी हो गया और सेडिमेंट्री फिनोमिना भी हो गया, अनलाइक योर फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस पूरी तरह से नीचे का, हाँ पूरी तरह सेडिमेंट्री फिनोमिना, सॉइल फिनोमिना। अब देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन, इस पर बहुत बात की है हम लोग, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या है कि ये आपका प्रोसेस ऑफ डायरेक्शनल चेंज है, यानी कि समय के साथ वेजिटेशन कुछ नया आएगा फिर आएगा। जैसे तुंद्रा, मॉसेस और रिचेंस है जो कि फेवरेबल कंडीशन देंगे दूसरे वेजिटेशन के लिए, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन होगा, सेकेंडरी सक्सेशन होगा। प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, बहुत समय लगता है, लिचेंस और मोसेस जो एक्ट करते हैं बहुत समय लगता है, उसके बाद थोड़ा वेजिटेशन आता है, हर्ब्स आता है, सरब्स आता है, तब जाके कोई ग्रासलैंड टाइप का बनता है या वुड बनता है, प्लांट्स बनता है। यदि उसको ख़त्म कर दे हम, प्राइमरी सक्सेशन ख़त्म कर दे, तो सेकेंडरी सक्सेशन जो होगा वो बहुत क्विक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट वैल्यू मिल चुका है उसको, वहाँ पे सोइल बन चुका है, मेन हाँ सोइल बन चुका है, समझे। अब क्लाइमेक्स कम्युनिटी, यहाँ पे बात है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब क्या कि प्राइमरी सक्सेशन में जो हाईएस्ट लेवल पे जिसने अचीव कर लिया स्टेबिलिटी को, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जैसे ग्रास लैंड में, ग्रास क्या है, ग्रासेस क्या है, कम्युनिटी क्लाइमेक्स है कि नहीं है। मगर ये बात समझिए रमानंद जी, यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि प्राइमरी सक्सेशन में आपका जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसको रिप्लेस किया जा सकता है। क्यों? अभी भी पूरी तरह से वो स्टेबल नहीं हुआ है, हॉस्टाइल कंडीशन फेस कर रहा है, वो हर समय उसको दबाया जा सकता है, समझे ना। और सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि पूरी तरह से स्टेबल हो जाता है। ये लिखा दिए थे हम ये सब चीज़, ठीक है ना। हाँ ये आप समझ लीजिए, क्लास का नोट्स लिया, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। क्लास के नोट्स के देखिए आप मैं बताता हूँ, देखिए समझिए, यहाँ पे देखिए फिगर है, यहाँ पे फिगर है, देखिए फिगर में देखिए यहाँ फिगर क्या है कि पहले क्या है, एनुअल प्लांट से आस्ते आस्ते बढ़ेगा,
वो पेरिनियल प्लांट्स और ग्रासेस बनेगा, श्रब्स बनेगा, पाइन्स बनेंगे और हार्डवुड ट्रीज बनेंगे। वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी हो गया प्राइमरी सक्सेशन का, ठीक है, इस तरह। टाइम के साथ ये चेंज करेगा। ठीक है, दूसरा फिगर नहीं दिया गया है, मैंने बताया मगर, लंबा ड्यूरेशन होगा। ठीक है, इसका मैंने लंबा बता दिया था क्लासी में, ठीक है ना। और क्या स्टेबल कम्युनिटी को, स्टेबल कम्युनिटी क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी को रीच करेगा। हाँ, क्लाइमेक्स। आप देखिए यहाँ पे प्राइमरी सक्सेशन, हाँ क्लाइमेक्स मतलब हाईएस्ट लेवल पे। आप देखिए प्राइमरी सक्सेशन में बात करिए, वहाँ पे देखिए इसमें क्या बोला गया है, देखिए कि प्राइमरी सक्सेशन जो टेरेस्ट्रियल साइट पे होगा, ठीक है, द न्यू साइट इज फर्स्ट कॉलोनाइज बाय द, क्या होगा, कौन सा स्पीसीज, माइक्रोब्स, लिचेंस एंड मॉसेस, जैसे तुंद्रा रीजन में है ये होगा। आस्ते आस्ते क्या होगा, ग्रोथ होगा, हैबिटेट कंडीशन वहाँ पे होगा, नए, ठीक है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनेंगे ताकि नए वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर वगैरह आए और एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स वहाँ पे जी सके, सर्वाइव कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या है कि दूसरे स्पीसीज वहाँ पे आएंगे और आस्ते आस्ते वहाँ पे स्पीसीज का जमावड़ा शुरू हो जाएगा। मगर क्या है कि अभी भी ये अनस्टेबल है, हॉस्टाइल कंडीशन को फेस कर रहा है, कभी भी रिमूव किया जा सकता है इसको, समझे, यही चीज़ है। देखिए लास्ट में पढ़ी है, जो पाइनियर स्पीसीज है क्या है, जो मतलब शुरू का प्रिमिटिव स्टेज क्या है, डिसअपियर, वो डिसअपियर हो सकता है एज द हैबिटेट कंडीशन चेंज, क्योंकि कंडीशन चेंज हो गया। मॉसेस के लिए क्या चाहिए था, तुंद्रा चाहिए था, अब तुंद्रा रहा ही नहीं वो, समझे ना, वो तुंद्रा वेजिटेशन में कन्वर्ट हो गया, तो कहाँ रहेगा मॉसेस वहाँ पे। तो पाइनियर स्टेज यानी कि प्राइमरी वाला जो स्पीसीज होगा वो खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन उसका चेंज हो गया वहाँ पे। एंड इन्वेजन ऑफ न्यू स्पीसीज प्रोग्रेसेस लीडिंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रीसीडिंग कम्युनिटी, पहले कम्युनिटी को रिप्लेस करेगा, क्यों, फेवरेबल कंडीशन हो गया तो दूसरा स्पीसीज आएगा और इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो गया पहले के लिए, वो चला जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट योर प्राइमरी सक्सेस। सेकेंडरी देखिए, सेकेंडरी क्या है, सोइल बन चुका है, न्यूट्रिएंट बन चुका है, ग्रासेस बन चुका है, यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाएगा आगे जाके, जिसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत अच्छे से बन गया, वो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स व्हेन प्लांट रिकॉग्नाइज द एरिया इन विच द क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैन नॉट बी डिस्टर्ब, ठीक है, हैज़ बीन डिस्टर्ब, यानी कि उसको डिस्टर्ब करके सेकेंडरी बना है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। कैन नॉट बी डिस्टर्ब भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिस्टर्ब लिखा गया, हम कैन नॉट बी डिस्टर्ब बोल सकते हो, किस सेंस में, बात समझो मेरा, इधर समझो, बात समझिए। यहाँ पे क्या है, इसको हम पलट दिए, कैसे पलटे हैं, प्राइमरी सक्सेशन हुआ, उसका क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ गया, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अब ये प्रोग्रेशन में है, ये अभी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुआ है, तो जो सेकेंडरी सक्सेशन होगा वो क्या करेगा, आराम से इसको रिप्लेस कर देगा। मस्ट तो सेकेंडरी का जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनेगा उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, यही बोला, आप समझिए इस चीज़ को कि सेकेंडरी सक्सेशन अकर्स व्हेन प्लांट रिकॉग्नाइज एन एरिया इन विच द क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैज़ बीन डिस्टर्ब। डिस्टर्ब क्यों, क्योंकि प्राइमरी वाला को डिस्टर्ब किया गया है, ये बोलना चाह रहा है, समझे। सेकेंडरी सक्सेशन इज द सिक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज आफ्टर द कंप्लीट और पार्शियल डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, वही प्राइमरी सक्सेशन, समझ गया ना, प्राइमरी सक्सेशन। उसी को आगे बढ़ाइएगा तो आपको क्या मिलेगा लास्ट में, देखिए क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में, कि सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन वेल डेवलप्ड, लास्ट पैराग्राफ देखो, वेल डेवलप्ड और ऑलरेडी फॉर्म्ड एट द साइट, बन चुका है, मगर द सेकेंडरी सक्सेशन इज रिलेटिवली फास्टर होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी, न्यूट्रिएंट वैल्यू मिल चुका है, आपको समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को, उपजाऊ जमीन पे सर तुरंत खेती हो सकती है, हाँ हो सकता है, जमीन पर थोड़ा समय लगता कोई दिक्कत है, रामानंद जी जो बोल रहे हैं वो सुनिए, ये समझ जाइएगा तो वो भी समझ जाइएगा पैराग्राफ जो नहीं पढ़े हैं, मेन कॉन्सेप्ट है प्राइमरी सक्सेशन का, सेकेंडरी सक्सेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिए, कुछ नहीं है ये पैराग्राफ सब समझ गए कैसे पहले होगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी प्राइमरी सक्सेशन भी हो रहा है, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, मगर जो सेकेंडरी का जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी उसको डिस्टर्ब करना आसान नहीं है, वो एकदम क्लाइमेक्स चला गया। और सेकेंडरी सक्सेशन तभी होगा जब तक प्राइमरी सक्सेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तब तक वेजिटेशन कैसे आएगा, आगे बढ़ेगा कैसे, तो कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, फॉरेस्ट फायर के थ्रू कर रहे हैं या दूसरे एक्टिविटीज़ के थ्रू कर रहे हैं, ये भी लिखा दिए थे, है ना। अब देखो यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट है, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक और ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, ठीक है, ये सब सक्सेशन है। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, खुद ही सक्सेशन करना, खुद को रिप्लेस कर लिए, ठीक है। देखिए when succession is brought about the living inhabitants of that community itself, खुद ही कम्युनिटी ने क्या किया, एक नया चीज़ ले आया वहाँ पे, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑटोजेनिक सक्सेशन। यदि चेंज आउटसाइड फोर्सेस के थ्रू हो, जैसे मॉसेस और लिचेंस के थ्रू हुआ था, जैसे प्रेसिपिटेशन के थ्रू हुआ था, जैसे टेम्परेचर के थ्रू हुआ था, दैट इज टर्म्ड एज योर
एलोजेनिक सक्सेशन। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक समझ रहे हैं? हाँ, ये कहाँ बोले हम बात? खुद ही अपने आप को जो चेंज कर रहा है, बायोटिक बिल्कुल बायोटिक ही है वो, अपने आप को जैसे हम अपने आप को रिप्लेस कर दिए है तो बायोटिक ही है ना, लिविंग ही है ना। रिप्लेस कौन करेगा? बायोटिक ही करेगा। तो सर बायोटिक का ही बनेगा ना। हाँ हाँ ठीक है, इस तरह भी समझ सकते हैं। एक्सटर्नल आप फोर्स ले सकते हैं, कोई भी फोर्स हो सकता है। बिल्कुल। ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, तो ऑटोट्रॉपिक जानते हैं प्रोड्यूसर्स, हेटरोट्रॉपिक जानते हैं प्रोड्यूसर के जो ऊपर लेवल पे है। यदि ये सब क्या करे, ये सब यदि चेंजेस ला दे तो सक्सेशन हो जाएगा। तो कैसे देखिए, सक्सेशन इन विच इनिशियली द ग्रीन प्लांट्स आर मच ग्रेटर इन द क्वांटिटी। जब ग्रीन प्लांट बहुत ज़्यादा हो गए तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन, कुछ ज़्यादा रेशियो है, उसी की वजह से सक्सेशन हो रहा है, आगे चल रहा है। एंड द वर्म्स इन विच हेटरोट्रॉप्स आर ग्रेटर इन द नंबर, जहाँ पे हेटरोट्रॉप्स ज़्यादा हो गया तो वो क्या होगा? हेटरोट्रॉपिक हो जाएगा। वेजिटेशन कम रहेगा, हाँ, एनिमल ज़्यादा हो जाएंगे। हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन। अब देखिए सक्सेशन वुड अकर फास्टर। अब देखिए यहीं पे बात कहा गया है कि सक्सेशन ज़्यादा कहाँ पे होगा? एरिया एग्जिस्टिंग इन द मिडल ऑफ द लार्ज कंटिनेंट, जो बहुत बड़ा कंटिनेंट है उसके बीच में सबसे ज़्यादा सक्सेशन होता है। कारण क्या है? देखिए, दिस इज बिकॉज हियर ऑल द, ठीक है, सीड्स ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट सीड्स वुड रीच मच फास्टर, एस्टैब्लिश एंड अल्टीमेटली रिजल्ट इन अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्योंकि न्यूट्रिएंट्स पहले, प्राइमरी सक्सेशन पहले ही हो चुका है और क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए जो मिडल ऑफ द कंटिनेंट्स है वहाँ पे क्या हो सकता है? सक्सेशन बहुत तेज़ी से हो सकता है। दैट इज़ द एंड ऑफ सेकेंड चैप्टर।